साथियों नमस्कार। साथियों, हम बात कर रहे थे चरवाहों के विषय में। हमने देखा था कि जो है भारत भर में किस किस प्रकार के हमने देखा था चरवाहे हैं। जैसे कि हमने देखा था जब जम्मू कश्मीर में गए थे और हमने देखा था जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल नाम के चरवाहे थे। तो ये गुज्जर और बकरवाल समुदाय था। फिर हमने राजस्थान के वो सिरा देखा था जहाँ पर राई का समुदाय रहता था। फिर हमने राई का समुदाय से यूपी में आए थे, वहाँ पर देखा था कि बंजारे नाम का समुदाय था चरवाहों का। और फिर हम उसी के क्रम में हम महाराष्ट्र की ओर बढ़े थे और उधर देखा था कि महाराष्ट्र में धंगर समुदाय जो कि चरवाहा था, धंगर नाम का समुदाय था। और फिर इसी क्रम में हमने कई जगह हमने देखा कि महाराष्ट्र, उधर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में हमने देखा था कुरुमा और कुरबा नाम के चरवाहा थे, नाम के समुदाय थे। और हम जम्मू कश्मीर से जैसे ही नीचे आते हैं थोड़ा सा गद्दी नाम के चरवाहे होते हैं, गद्दी समुदाय, भोटिया, और इधर जो गुज्जर समुदाय हमने देखा था। तो इस प्रकार से हमने पूरे भारत भर में हमने भ्रमण किया था और हम कई जगह पर हमने चरवाहे देखा था, उनका जीवन देखा था, उनकी जीवन शैली देखी थी कि किस प्रकार से जीवन शैली थी उनकी, कि गर्मियों में वो शिवालिक पहाड़ी की ऊंचाइयों पर चले जाते थे। और जैसे ही शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर जाते थे अप्रैल के अंत में, तो हम देखते हैं कि वो बर्फ़ जो है गल जाती थी वो पहाड़ियों से, और गल करके जैसे ही नीचे आती थी पूरे चारागाह खुल जाते थे, चारों तरफ हरियाली हो जाती थी। तो इस प्रकार से अप्रैल के महीने में वो शिवालिक की ऊंची पहाड़ियों पर रहते थे। इसके बाद में फिर हम देखते हैं कि चरवाहे जैसे ही जाड़ा शुरू होता है, बर्फ़ तेज़ी से गिरने लगती है, और बर्फ़ जब गिरती है तो पहाड़ी, जो शिवालिक की ऊंची पहाड़ियां हैं, उनमें बर्फ़ ढक जाती हैं, बर्फ़ से ढक जाते हैं पूरे चारागाह। तो वो फिर अपना जीवन यापन करने के लिए शिवालिक की नीची पहाड़ियों पर आते हैं। तो इस प्रकार से उनका जीवन चलता रहता है। और ये जो घटना है, ये जो घटनाक्रम है, ये जो चरवाहों की जीवन शैली है, ये हम बात कर रहे थे औपनिवेशिक काल के पहले की। कब बात कर रहे थे? औपनिवेशिक काल से पहले की। औपनिवेशिक काल जो है इसके पहले की बात कर रहे थे, इसके पहले की बात कर रहे थे कि उस समय जो है चरवाहों का जीवन कैसा था। हमने देखा बहुत ही आज़ाद थे वो। गर्मियों में एक निश्चित समय में वो बाहर चले जाते थे, और जब सर्दी गर्मी इन सबको ध्यान रखते हुए वो अपने मवेशियों को चराते थे और अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन साथियों, इनमें बदलाव हुआ जैसे ही औपनिवेशिक काल आया। औपनिवेशिक काल आया, चारागाह वन विभाग के नियंत्रण में हो गए, और बहुत सारे बदलाव आए। इन चारागाहों के जीवन शैली में बदलाव आए, इनकी ज़िंदगी में कुछ बंदिशें लागू हो गई। यानी कि एक चारागाह से दूसरे चारागाह जाने पर पाबंदियां लगा दी गई, यानी कि दूसरी जगह भ्रमण नहीं कर सकते थे मवेशियों को ले जा करके। तो इस प्रकार से और इनसे भारी लगान वसूल की जाने लगी। और हम देखते हैं कि इनके जो पेशे थे, इनके जो हुनर थे, जो अपनी वस्तुएं बेचा करते थे, गाँव में जा कर के भ्रमण करते थे, तो वहाँ पर अपने जीविका चलाने के लिए कुछ वस्तुएं बेचा करते थे, कंबल और रजाई, इस प्रकार के कई चीज़ें बेचा करते थे, कपड़ों का व्यापार करते थे। तो इन सब चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई। यानी कि इनको एक क्रिमिनल एक्ट पारित किया गया, वो हम आगे जानेंगे कि कौन सा क्रिमिनल एक्ट पारित किया गया था। तो इनको अपराध घोषित कर दिया गया ये घुमंतु चरवाहों के ऊपर। तो हम 3-4 बातें बताएंगे इन चरवाहों के ऊपर, कैसे औपनिवेशिक काल में आगे चल करके किस प्रकार से परिवर्तन आता है उनके जीवन में, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे औपनिवेशिक काल के दौरान। साथियों, इसमें 3-4 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो चरवाहे थे उनको अंग्रेजी सरकार क्या करती है कि जो बड़े बड़े चारागाह थे, हम देखते हैं कि उस समय बहुत बड़े बड़े चारागाह जहाँ पर सिर्फ घास छोटी छोटी उगती थी, यानी कि इस प्रकार से घास उग रही थी। और ये जो चारागाह थे इन पर मवेशी आते थे
गर्मियों में अपने एक ख़ास सीजन में आते थे और इनको चराते थे। तो हुआ यूँ कि जो अंग्रेज़ सरकार थी वो चाहती थी कि ये जो खेत हैं, ये जो चारागाह, बड़े बड़े चारागाह हैं, एक तो ज़मीन बहुत ज़्यादा है, दूसरी चीज़ है यहाँ पर खेती नहीं होती। तो जब खेती नहीं होती है, जाहिर सी बात है अगर इन पर खेती नहीं होगी, इन चारागाहों पर, तो जाहिर सी बात है कि उनको लगान नहीं मिलेगी, यानी कि लगान अंग्रेज़ों को प्राप्त नहीं होगी। जब इन चारागाहों पर खेती नहीं होती थी तो उनको लगान नहीं मिलती थी। अधिकांश ज़मीन चारागाहों में तब्दील थी। बड़े बड़े जो है ज़मीनें, बड़े बड़े काश्तकार जो ऐसे एक तरीके से आप देखें तो चारागाह चरवाहे के तरीके से झुंड बना करके घूमते रहते थे, मवेशियों को चराया करते थे। तो अंग्रेज़ जैसे ही औपनिवेशिक कहलाता है, अंग्रेज़ अपनी नीतियों पर खरे उतरते हैं और अपनी नीतियां लागू करते हैं। और पहली नीति उन्होंने लागू की कि जितने भी चारागाह हैं इनको किस में तब्दील किया जाए, इनको खेतों में तब्दील कर दिया जाए। इनको क्या किया जाए, यहाँ पर खेती की जाए, यहाँ पर इन चारागाहों पर खेती की जाए। तो खेती करने से फ़ायदा ये होगा, पहला फ़ायदा होगा कि इनको जो लगान नहीं मिलती है वो लगान मिलने लगेगी, भारी मात्रा में इनकी आय होगी। आय में क्या होगा, आय में बढ़ोतरी होगी, आय में बढ़ोतरी हो जाएगी, लगान मिलने लगेगी। और दूसरी चीज़, ये जो घूमने वाले जो चरवाहे हैं इनकी पहचान हो पाएगी कि वही चरवाहे हैं। अधिकांश जब एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे तो अंग्रेज़ पहचान नहीं पाते थे कि ये वही चरवाहे हैं, कौन से चरवाहे हैं, और वो कहते थे कि ये आपराधिक गतिविधियां क्या करते हैं। तो एक निश्चित उनसे लगान वसूल नहीं कर पाते थे इन चरवाहों से। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहली नीति लागू करी कि जितने भी चारागाह हैं उनको खेतों में तब्दील कर दिया जाए और वहाँ से ज़्यादा लगान वसूल किया जाए, जिससे उनके राजस्व में, उनकी आय में बढ़ोतरी हो जाएगी। क्योंकि वो इस भूमि को क्या समझते थे, इस भूमि को बेकार समझते थे, क्योंकि यहाँ उनको अनाज नहीं, उनको राजस्व नहीं मिल पाता था, उनको लगान नहीं मिल पाती थी, इसलिए इसको बेकार समझते थे। तो हुआ यूँ कि एक एक्ट पारित हुआ। हम देखते हैं कि प्रति भूमि विकास के नियम बनाए गए। कौन से नियम, प्रति भूमि विकास के नियम, प्रति भूमि विकास के नियम बनाए गए। जैसे ये औपनिवेशिक कहलाता है तो खेती के साथ साथ क्या करते हैं, प्रति भूमि विकास नियम बनाते हैं और इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो चारागाह थे उनको खेती की ज़मीन में तब्दील कर दिया गया और उनसे लगान वसूल की जाने लगी। दूसरी चीज़ कि जो चारागाह थे उनको, जाहिर सी बात है, जो चरवाहे थे वो अपने एक पारंपरिक नियमों से बंधे थे। तो उनको बांधने के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चारागाहों को खेती में तब्दील करने के लिए चरवाहों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया। कुछ चरवाहों को क्या किया गया, काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया और इन चरवाहों को गाँवों के मुखिया बना दिया गया, गाँवों का मुखिया बनाया गया, जो विशेष तौर से अंग्रेज़ों के लिए काम किया करते थे, यानी कि खेती में तब्दील करने के लिए काफ़ी मदद करते थे। उनको गांव का मुखिया बना दिया गया और उनकी आय में, उनके लगान में छूट दी गई, कई रियायतें दिया गया उनको, और कहा गया कि आप जो है चारागाहों को खेती में तब्दील करिए। तो इससे उनको इनाम दिया गया, बहुत सारे परिवर्तन किए गए। तो इस प्रकार से हुआ क्या कि जो चारागाह थे, बड़े बड़े चारागाह, वो खेती की ज़मीन में तब्दील हो गए, तो चारागाह कम पड़ गए। चारागाह जब कम पड़ गए तो जाहिर सी बात है कि जो चरवाहे थे उनको बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। यानी कि एक छोटे से चारागाह, जो छोटे छोटे चारागाह जो सिमटने लगे, उन चारागाहों में मवेशियों की तादाद बढ़ने लगी, भोजन की मात्रा जो है मवेशियों को कम मिल पाती थी। जाहिर सी बात है एक बड़ा जो है
चारागाह जब होता है उसमें एक निश्चित समय में जब जाया जाता है गर्मियों में, तो बड़ी बड़ी हरियाली इसमें घास हो जाती है। लेकिन हुआ क्या कि जब खेती में तब्दील हो गई तो चारागाह सिमट गए, और जब सिमट गए तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मवेशी इकट्ठा हो गए, और इस प्रकार से उनको अपने तादाद के मुताबिक जो है भोजन नहीं मिल पाता था। मवेशियों की हालत ख़राब होने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा चरवाहे जो है अपना पेशा छोड़ दिया। तो पहली बात तो ये रही। दूसरी बात क्या हुई वो आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए, औपनिवेशिक काल में ये 3-4 बातें जो कि बहुत मेन है। पहली बात तो ये ज़मीन की, दूसरी बात क्या थी उसके बारे में जिक्र करते हैं। दूसरी बात में ये हुआ कि 19वीं सदी की मध्य शताब्दी में हम देखते हैं एक वन अधिनियम पारित किया गया। कौन सा? वन अधिनियम पारित किया गया। वन अधिनियम पारित किया गया। क्या किया गया? 19वीं सदी के मध्य में क्या किया गया कि वन अधिनियम पारित किया गया। वन अधिनियम के जो नियम बनाए गए, वन अधिनियम पारित करने के दौरान तो ऐसे नियम बनाए गए कि कुछ जो चारागाह थे उनको आरक्षित वन में तब्दील कर दिया गया। किस में तब्दील कर दिया गया? आरक्षित वनों में तब्दील कर दिया गया। इसी वन अधिनियम के थ्रू आरक्षित वनों में तब्दील कर दिया गया। यानी कि जो बड़े बड़े चारागाह थे उसमें साल, सागवन और पॉपुलर जैसे पेड़ों की खेती की जाने लगी और उनको आरक्षित कर दिया गया। देखिए, आरक्षित करने का जो नियम था, मेनली आरक्षित करने का एक नियम था कि जो मवेशी उसमें चरा नहीं सकते थे। ऐसे वनों में क्या करते थे? चरवाहों पर रोक लगा दी गई। जैसे हम देखते हैं कि धूमर जो प्रजाति थी और गुज्जर बकरवाल, ये एक निश्चित समय में अपने मवेशियों को ले जाते थे। तो हुआ क्या कि उनको ले जाने पर पाबंदियां लगा दी गई और वनों को आरक्षित कर दिया गया, उसमें मवेशियों को ले जाना मना कर दिया गया। दूसरी बात ये रही कि एक नियम लागू किया गया, जो परंपरागत उनको अधिकार थे जो चरवाहों को, तो उनको कुछ अधिकार दिए गए। उसमें अधिकार देने के लिए ये हुआ कि इन आरक्षित वनों में जाने के लिए उनको एक परमिट जारी कर दिया गया। जो भी चरवाहा अंदर जाएगा अपने मवेशियों को ले जा करके, उनको एक परमिट दिखाना पड़ेगा। इस परमिट के तहत उन्होंने टैक्स निर्धारित कर दिया। क्या कर दिया? उन्होंने टैक्स लागू कर दिया। यानी कि हर एक मवेशी का अलग अलग टैक्स लिया जाने लगा। अगर आपके पास मवेशी ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आपके पास मवेशी कम है तो कम टैक्स देना पड़ेगा, जिससे चरवाहे एक सीमित मात्रा में मवेशी अपने पास रखने लगे। दूसरी चीज़, उनको टैक्स देना पड़ता था। और तीसरी चीज़ ये थी कि उनको एक निश्चित समय के लिए जाने दिया गया। यानी कि इस परमिट के थ्रू ये होता था कि आपको जंगल में, चरवाहों को जंगल में कितने दिन रुकना है और कितने मवेशी ले जा करके ले जाना है। तो पहली चीज़, जैसे उसमें 2 दिन के लिए, मान लो कि एक चरवाहा है जिसको जाने के लिए 2 दिन का परमिट जारी किया गया। जाहिर सी बात है, ये जो आरक्षित वन है, इनके अंदर चाहे जितनी हरियाली हो, चाहे जितनी घास हो और चाहे जितना चारा मौजूद हो, लेकिन एक निश्चित समय सीमा तय कर दी गई परमिट के आधार पर कि सिर्फ 2 दिन तक ही या 1 दिन तक एक सीमित समय दिया गया कि इतने समय पर ही चाहे जितनी हरियाली हो, लेकिन 1 दिन ही रुकना है, इसके बाद वापस चले जाना। क्योंकि अगर समय की पाबंदी जो निर्धारित की गई, अगर उसका उल्लंघन होता था तो उन चरवाहों पर ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना लिया जाता था, जिस जुर्माने की डर से वो अपने मवेशियों को एक निश्चित परमिट के आधार पर एक निश्चित समय सीमा के दौरान ही उसको ले जा सकते थे। और ये निश्चित कर दिया गया कि एक सीमा निर्धारित कर दी गई वनों की कि सिर्फ इतना ही
चरा सकते हैं, यानी इतनी ज़मीन पर ही मवेशियों को ले जा सकते हैं, बाकी ज़मीन पर नहीं ले जा सकते। तो इस प्रकार से मवेशियों को बहुत बड़ा नुकसान होने लगा, यानी कि चरवाहों को बहुत बड़ा नुकसान होने लगा। वो मानते थे, अंग्रेज ये मानते थे, इन आरक्षित वनों में जब मवेशी ले जाते हैं तो वो ये मानते थे कि मवेशी क्या करते हैं, पहली चीज़ कि जो नए पौधे निकल रहे हैं, नई कोपलें जो निकल रही हैं, उनको मवेशी कुचल देते हैं, और दूसरी चीज़ कि जो नए कोपले निकल रही हैं उनको चरवाहे, उनको मवेशी खा लेते हैं, ऐसा उनका मानना था। तो इस प्रकार से उनको अपराध साबित कर दिया गया कि मवेशी को अंदर ले जाने पर धीरे धीरे पाबंदियां लगा दी गई, यानी कि उनके ऊपर एक सीमित दायरा तय कर दिया गया, वापसी का दायरा तय कर दिया गया इस परमिट के आधार पर। तो दूसरी चीज़ तो ये रही कि वन विभाग का इस प्रकार से इतना कड़ा पाबंद लगा दिया गया, यानी कि कड़ी निगरानी कर दी गई। तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात ये थी, देखिए तीसरी बात क्या थी, आपको दो बातें बताई गई। एक पहली बात कि आपने देखा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा चारागाह थे उनको खेती में तब्दील कर दिया गया था, और वो जो चारागाह थे उनकी मात्रा छोटी कर दी गई, उनको सिमटने लगे थे। और आगे चल करके हमने क्या देखा, दूसरी बात क्या थी कि जो चारागाह थे उनको आरक्षित वनों में तब्दील कर दिया गया। और तीसरी चीज़ ये थी, तीसरी चीज़ कि जो अंग्रेज अफसर थे घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नज़र के माध्यम से देखने लगे, यानी कि जाहिर सी बात है, जो बंजारे होते थे, जो गुज्जर बकरवाल होते थे, इस प्रकार के जो समुदाय होते थे, वो मवेशियों को ले जा कर के दूर दूर निकल जाते थे, और निकलने पर व्यापार भी किया करते थे, यानी कि कंबल का व्यापार है, कपड़ों का व्यापार है, और वन उत्पाद हैं, इन सब चीज़ों का व्यापार है। तो इसलिए अंग्रेज उनको शक की नज़र से देखने लगे, वो उन पर पाबंदियां लगाने लगे कि ये जो रेवड़ ले जा कर के जाते हैं, ये पहली चीज़ तो लगान नहीं देते, और दूसरी चीज़ कि ये जो है अपराधी किस्म के लोग होते हैं, यानी कि ये जो घूमते हैं, मतलब विभिन्न स्थानों पर घूमते हैं, तो उनके ऊपर एक एक्ट पारित कर दिया गया 1871 के दौरान। हम देखते हैं 1871 में एक क्रिमिनल एक्ट पारित किया गया। कौन सा? क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। ये 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों, चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को एक अपराधी समुदाय घोषित कर दिया गया, और उनके आवाजाही पर रोक लगा दी गई, यानी कि बिना परमिट के वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं, और उनको कोई भी चीज़, कोई भी किसी चीज़ का व्यापार करना होता है तो बिना इजाज़त के वो किसी चीज़ का व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आगे चल करके उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया, जिससे बहुत सारे चरवाहे अपना जो परंपरागत जो पेशा था, अपना जो हुनर था, उन सब को बदल दिया, वो अपने पेशे को बदल दिया और बाहर दूसरी जगहों पर रहने लगे। अंग्रेज मानते थे कि जो ट्राइब है, जो ये चरवाहे हैं, इनको बाहर नहीं जाना चाहिए, इनको गांव में रहना चाहिए और इनको खेती करना चाहिए, और उनको ये फ़ायदा भी था कि वो खेती करते तो जाहिर सी बात है उनको राजस्व अच्छी मात्रा में मिलता, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता। वो अपने लाभ के लिए उन्होंने ऐसे नियम लागू करे, कहीं पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लागू करते हैं, कहीं पर प्रति विकास नियम लागू करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे नियम धीरे धीरे लागू करते रहते हैं, और चरवाहों के जो बड़े बड़े चारागाह थे वो सिमटने लगते हैं, और उनको बहुत सारी समस्याएं आगे चल करके आने लगती हैं। तो पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़ आपने देखा कि क्रिमिनल एक्ट लागू किया गया। चौथी बात इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चौथी बात में ये हुआ कि जो ज़मीन थी, बड़ी बड़ी जो चारागाहों की ज़मीनें थीं, जो नहरों का पानी था, जो नमक था, इन सब चीज़ों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, यानी कि हर एक चीज़ पर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में राजस्व चाहिए,
ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में राजस्व चाहिए। तो जो नहरों का पानी है, नहरों का पानी जमीन और नमक और मवेशी जो चराने के लिए ले जाते थे, इन सब चीज़ों पर, यानी कि नहरों का पानी, जमीन, नमक, मवेशी, इन सब चीज़ों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। सारी चीज़ों पर क्या लगाना शुरू कर दिया? टैक्स। आप देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और 1850 से 80 के दशक में, 1850 से 80 के दशक में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, अगर हम देखें 1850 से 80 के दशक में अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। टैक्स वसूलने के लिए उन्होंने ठेकेदारों को लगाया। किसको? ठेकेदार नियुक्त कर दिए गए, जगह जगह ठेकेदार नियुक्त कर दिए गए और बोलियां लगाई गईं और बोलियां लगा करके टैक्स वसूलने लगे। इन ठेकेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था। जाहिर सी बात है, एक निश्चित मात्रा में जो टैक्स तय किया जाता था, ठेकेदार क्या करते थे कि वो अपने मुनाफे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो और ज़्यादा, जैसे एक निश्चित कर दिया गया कि 1/6 भाग आपको टैक्स देना है, 1/6 भाग टैक्स देना ही, ये अंग्रेज़ों ने निश्चित कर दिया, मान लो। तो ठेकेदारों ने क्या काम किया? ठेकेदार सोचते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, तो वो 1/6 की बजाय 1/2 भाग वो वसूलना चालू कर दिया और 1/6 भाग अंग्रेज़ों को देते थे, बाकी अपना रख लेते थे। तो इस प्रकार से ठेकेदार अपने मुनाफे के लिए इनका शोषण करने लगे। किनका? चरवाहों का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि टैक्स 1850 से 80 के दशक में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बोलियां लगा करके, ठेकेदारों को नियुक्त करके किसी न किसी माध्यम से हर चीज़ों पर टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा उनको राजस्व चाहिए था। उनको अपने फ़ायदे के लिए हर एक चरवाहे के लिए पास जारी कर दिया गया, और हर एक चरवाहे के लिए ही पास जारी नहीं किया, हर एक मवेशी के लिए भी पास जारी कर दिया गया। यानी कि एक मवेशी थी तो उसके लिए टैक्स अलग निर्धारित था, अगर ज़्यादा मवेशी होती थी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन्हें टैक्स लागू कर दिया गया। तो औपनिवेशिक काल जो था, औपनिवेशिक काल से पहले आपने चरवाहों की ज़िंदगी देखी थी कि किस प्रकार से आज़ादी से रहते थे। वो एक निश्चित समय में शिवालिक की नीची वाली पहाड़ियों में, जम्मू कश्मीर के गुज्जर और बकरवाल रहते थे। इसके बाद में फिर गर्मियों में शिवालिक की ऊंची पहाड़ियों में चले जाया करते थे। लेकिन जैसे ही औपनिवेशिक काल आता है, सारे चारागाहों पर रोक लगा दी जाती है, उन पर पाबंदी कर दी जाती है और उन्हें खेतों में तब्दील कर दिया जाता है। अगर उन खेतों को पानी की आवश्यकता है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। अगर चारागाहों को ज़मीन में तब्दील करना है, खेती में तब्दील करना है, तो उसे टैक्स देना है। अगर नमक निकालना है, नमक की ज़रूरत है तो भी टैक्स देना है, अगर मवेशी रखने हैं तो भी टैक्स देना है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। और हम देखते हैं फिर आगे चल कर के जो गरीड़िए थे, जो पशुपालक थे, वो अपना पुराना पेशा छोड़ देते हैं और पुराना पेशा छोड़ करके वो अपने जो अपना एक दूसरा कोई पेशा चालू करते हैं, यानी कि अपनी जीविका चलाने के लिए वो बाहर चले जाते हैं। वो चारागाहों से मवेशी, उनके अधिकांश जो मवेशी थे, वो जब, जाहिर सी बात है, जब चारागाह नहीं रहेंगे तो खाएंगे क्या। तो इस प्रकार से ज़्यादा मवेशी मर जाते हैं उनके, और उनकी हालत बद से बदतर हो जाती है, अकाल आ जाता है। तो इस प्रकार से चारागाहों की दशा जो है, चरवाहों की दशा बहुत ख़राब हो गई। उधर चारागाह नहीं रहे और उधर चरवाहे नहीं रहे, यानी कि चरवाहों की दशा बहुत ही दयनीय हो गई औपनिवेशिक काल में। औपनिवेशिक काल की बात है, औपनिवेशिक काल से पहले उनकी दशा बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही औपनिवेशिक काल आता है, ये क्रिमिनल एक्ट और इस प्रकार से बहुत सारे नियम लागू कर दिए जाते हैं। तो ये आपने देखा कि चरवाहों की ज़िंदगी को 4 बातों में आपने जाना कि पहली बात ये थी कि जो चारागाह थे वो बेकार पड़े थे,
उनको ज़मीन में तब्दील कर दिया गया। दूसरी बात ये थी कि उन जो चारागाह थे, जो बचे कुचे चारागाह थे, उनको आरक्षित वनों में तब्दील कर दिया गया। और तीसरी बात ये थी कि उनको जो है आरक्षित वनों में तब्दील कर दिया गया, वहाँ पर परमिट लगा दिए गए चरवाहों के लिए। और तीसरी बात ये थी, आपने जाना कि तीसरी बात ये थी कि जो घुमंतु किस्म के चरवाहे थे उन पर अपराधी क्रिमिनल एक्ट लागू कर दिया गया। तो तीसरी बात ये थी कि उन पर क्रिमिनल एक्ट लागू कर दिया गया और उनको अपराध घोषित कर दिया गया, उनको आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई, उन्हें गांव में सिमट करके रहना पड़ा और उन्हें जो है, और चौथी बात ये थी कि हर चीज़ में टैक्स लगा दिया गया, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो नमक हो, चाहे वो मवेशी हो। तो इस प्रकार से आपने चारागाहों के बारे में औपनिवेशिक काल के दौरान जो चरवाहों पर जो परिवर्तन हुए, जो उनके जीवन शैली में प्रभाव हुए, वो आपने जाना। आगे चल करके आप देखेंगे क्या अफ्रीका के भी चरवाहा जीवन में ऐसा परिवर्तन आया। आप ये भी जानेंगे कि अफ्रीका में भी ऐसा हुआ था। तो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि मेरे दोनों लेक्चर जो चरवाहों पर हुए हैं, एक तो हमने बताया है कि सारी पूरे भारत की जो प्रजातियां थी, चाहे वो धूमर हो, चाहे वो आपकी गुज्जर और बकरवाल हो, चाहे वो गद्दी हो, चाहे वो कर्नाटक की कुर्मा और कुर्बा हो, और चाहे वो आपकी राइका जनजाति हो राजस्थान की। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो हमने बताया था, औपनिवेशिक काल से पहले का जीवन उनका और दूसरा औपनिवेशिक काल के बाद का जीवन, इन सब चीज़ों के बारे में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 150 शब्दों में। पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि चरवाहों की ज़िंदगी जीवन शैली में क्या प्रभाव पड़ा औपनिवेशिक काल से पहले, और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि औपनिवेशिक काल के बाद चरवाहों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके बारे में दोनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, दोनों लेक्चर के माध्यम से, एक प्रीवियस लेक्चर और एक ये। इसके बाद में नेक्स्ट आपको बताया जाएगा कि अफ्रीका में जो चरवाहों की जीवन शैली है उसमें क्या बदलाव आए। जाहिर सी बात है, आप भारत के साथ साथ आप पूरे अफ्रीका, पूरे विश्व के बारे में जानें। हम हर एक चीज़, जो भी वनों का पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने देखा कि पहले तो हम भारत की समस्याओं पर चर्चा करते हैं, इसके बाद में पूरे विश्व के समस्याओं पर चर्चा करते हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तब अफ्रीका के बारे में देखेंगे। तो आज आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करना है और हमारे लेक्चर क्रमिक जो सेशन में आ रहे हैं बारी बारी से आप लोग देखते जाएं और इसको दूर दूर तक ये जानकारी पहुंचाएं। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने पढ़ाई कोचिंग नहीं कर पाते हैं या कहीं अपना पढ़ाई से वंचित हैं, उनको ये सेशन दिखाने का प्रयास करें जिससे उनका बेसिक कंप्लीट होगा। दूसरी चीज़, उनका टारगेट, जो हमारा जो टारगेट है, टारगेट विद द विजन, यूपीएससी को लेकर के है, इसको ये कामयाब तभी होगा जब आप लोग इसका सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो साथियों, इस क्रम को आप पूरे जतन के साथ लगे रहें और निश्चित मैं मानता हूं कि ये जल्द से जल्द ये हमारा क्रम, हमारी मंजिल कामयाब होगी, मंजिल मिलेगी। और इसी के साथ साथियों, अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।